दिल्ली में रहते हुए मायावती हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाती। बाबा साहब को मिलने वाली इज्जत से मायावती बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी अंबेडकर की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं, तो क्या लोग उन्हें भी सम्मान देंगे। उनके पिता ने कहा कि इसके लिए उन्हें पढ़कर आईएएस बनना पड़ेगा। अपने पिता की यह बात मायावती के दिमाग में बैठ गई और फिर मायावती आईएएस बनने को अपना मिशन बना लेती है। मायावती को आईएएस बनने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एक ही साल में 3 क्लासेस पार कर ली। मायावती दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन और गाजियाबाद के कॉलेज से बीएड करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने लगी। इसके साथ ही एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने भी लगी। इन सब के बीच उनकी आईएएस की तैयारी भी जारी थी। इस दौरान मायावती दलितों के मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहती। उस समय के युवा, शहरी और पढ़े लिखे दलितों को लगता था कि कांग्रेस का वोट बैंक होने के बाद भी पार्टी उनके सामाजिक और आर्थिक दमन को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था उससे दलितों का कांग्रेस से और भी ज्यादा मुंहभंग हो गया था। दरअसल इमरजेंसी के समय संजय गांधी के जबरदस्ती नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के अभियान से दलितों को काफी नुकसान हुआ था। इन दलित युवाओं की नाराजगी महात्मा गांधी तक जाती थी। 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की अंबेडकर की मांग को ठुकरा दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हर सीट पर दलित अपना अलग प्रतिनिधि चुन सकते थे। मायावती जैसे दलित युवा गांधी के इस फैसले को एक बड़े पाप के तौर पर देखते थे और मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी के बारे में इसी के चलते काफी कड़वी बातें लिखी हैं। मायावती अपने शुरुआती दिनों से ही महात्मा गांधी को मनुवादी भी कहती थी। उनका यह मानना था कि अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ठुकराकर गांधी ने अछूतों को एक बड़ी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने से रोक दिया। मायावती को गांधी की तरफ से अछूतों को दिए गए हरिजन नाम से भी बेहद आपत्ति थी। जब सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण ने अछूतों को हरिजन कहा, उस वक्त मायावती नाराज हो गई। अपने भाषण में मायावती ने कहा कि यह शब्द बोलकर राजनारायण ने दलितों का अपमान किया है और इसी के बाद राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगने लगे। कॉन्फ्रेंस में आए दलित नेताओं और एक्टिविस्ट ने मायावती को इस जोरदार भाषण के लिए शाबाशी दी। शाबाशी देने वालों में बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF के लोग शामिल थे। ये काशीराम का संगठन था जो दलितों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा था। इसी भाषण के बाद मायावती का नाम दलित संगठनों और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी तेजी से फैलने लगा। साल 1977 की एक सर्द रात में लगभग 9 बजे किसी ने मायावती के घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने काशीराम खड़े थे। काशीराम से मायावती की यह पहली मुलाकात थी। काशीराम उस समय तक शहरी दलितों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। काशीराम मायावती से मिलने आए। मायावती ने उनसे कहा कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। इस पर काशीराम बोले कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कलेक्टर और दूसरे अधिकारी केवल सरकार चला रहे राजनीतिक पार्टियों के आदेश मानते हैं। काशीराम कहते हैं कि हालिया सालों में दलित समुदाय से कई कलेक्टर और कई बड़े अधिकारी बने, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाने वाले राजनेता नहीं बने। काशीराम मायावती से कहते हैं कि मैं आपको इतनी बड़ी नेता बना दूंगा कि कई कलेक्टर फाइल लेकर आपके आदेश का इंतजार करेंगे और इस तरह आप सही मायनों में दलितों की सेवा कर पाएंगे। मायावती और काशीराम के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है। इस 1 घंटे ने मायावती की जिंदगी की दशा और दिशा बदल दी थी। ये उनकी जिंदगी और उनके करियर में एक निर्णायक पल साबित होता है। मायावती ने काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। काशीराम कुछ समय से एक ऐसा दलित नेता ढूंढ रहे थे जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो और चमार जाति से आता हो, ताकि वो राज्य में उनके दलित आंदोलन को आगे ले जाने के लिए तैयार हो। उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तर प्रदेश उनकी सफलता की चाबी है, क्योंकि यहां दलितों और पिछड़ों को बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। उनका यह मानना था कि अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया गया तो पूरा देश जीतने के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन वे खुद उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन के लिए सबसे अच्छा चेहरा नहीं थे, क्योंकि काशीराम खुद पंजाब से आते थे और उत्तर प्रदेश में उन्हें हमेशा बाहरी नेता के तौर पर देखा जाता। लेकिन मायावती उनकी इस स्कीम पर बिल्कुल फिट बैठी।
वे उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थीं, चमार जाति से आती थीं और दलितों के मुद्दे और जातिवाद को लेकर जागरूक थीं। काशीराम से इस मुलाकात के बाद मायावती ने धीरे धीरे आईएएस बनने के अपने सपने को पीछे छोड़कर काशीराम के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौर में उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मायावती को राजनीति से दूर रहने के लिए कहा। जब वो इसमें विफल रहे तो मायावती से कांग्रेस जैसी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए कहा। यह कहा कि अगर तुम काशीराम की बात मानोगी तो फिर पार्षद भी नहीं बन पाओगी। मायावती, उनके पिता और काशीराम के बीच रस्साकसी कई सालों तक चलती रही। एक दिन पिता प्रभुदास ने मायावती को राजनीतिक छोड़कर एक बार फिर से आईएएस की तैयारी करने का अल्टीमेटम दिया। मायावती के पिता ने कहा कि या तो मायावती काशीराम से मिलना जुलना छोड़कर अफसर बनने की तैयारी शुरू कर दे या फिर उनका घर छोड़ दे। बस फिर क्या था, मायावती ने सरकारी टीचर की नौकरी करते समय बचाए गए अपने पैसे और कपड़े लिए और घर को छोड़ दिया। जिस समय मायावती ने घर छोड़ा, काशीराम उस वक्त शहर से बाहर थे। मायावती उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और सीधे करोल बाग में BAMCEF के ऑफिस पहुंच गई। जब काशीराम वापस आए तो मायावती ने बताया कि वो घर छोड़ आई हैं और अपनी जिंदगी को दलित आंदोलन को समर्पित करना चाहती है। काशीराम ने मायावती को रहने के लिए BAMCEF ऑफिस के पास अपना कमरा दे दिया, जिसमें वो खुद किराए में रहते थे। दरअसल काशीराम अक्सर दिल्ली से बाहर रहते थे। यहां पर भी मायावती ने हिम्मत दिखाई। उस वक्त किसी अविवाहित लड़की का किसी मिडिल एज आदमी के घर में रहना अपने आप को सामाजिक अटकलों में शामिल करना था। लेकिन फिर भी मायावती यहां रहने लगी और अपने साथ अपने भाई सिद्धार्थ को भी यहीं रख लिया। यहीं से दोनों के बीच में एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसे लेकर काफी अटकलें, काफी गॉसिप्स फैलाई गई। लोग मायावती और काशीराम को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक बार एक पत्रकार ने देखा कि काशीराम के घर के बगीचे में एक महिला के कपड़े सूख रहे हैं। उन्होंने काशीराम से सवाल किया कि एक अविवाहित के घर पर महिला के कपड़ों का क्या काम है। इस सवाल पर काशीराम भड़क गए और पत्रकार को फटकार लगाई कि आप राजनीतिक सवाल न पूछकर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। काशीराम के जीते जी अक्सर मायावती से उनके संबंध को लेकर कई तरह के अटकलें और सवाल पूछे जाते थे। काशीराम पर दलित नेताओं की तरफ से भी कई तरह का दबाव बढ़ रहा था। मायावती के विरोधी काशीराम पर यह आरोप लगाते कि वे अपने पुराने और अधिक सीनियर साथियों को अनदेखा कर मायावती को आगे बढ़ाने लग गए। हालांकि इन तमाम चर्चाओं के बीच में मायावती ने कई मौकों पर यह कहा कि काशीराम उनके लिए बड़े भाई या फिर पिता के बराबर थे। लेकिन मायावती काशीराम को लेकर पॉजिटिव थी। जब भी कोई काशीराम के करीब आने की कोशिश करता तो मानो उन्हें खतरा महसूस होता। यह आरोप लगता कि मायावती काशीराम के सोशल सर्किल और डेली एक्टिविटीज पर निगरानी रखती थी। इससे कई बार काशीराम परेशान हो जाते। काशीराम के कई पुराने दोस्त भी मायावती को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें मायावती से दूर रहने को कहते थे। दूसरी तरफ मायावती धीरे धीरे काशीराम को उनके पुराने दोस्तों से दूर कर रही थी। 1970 के दशक के अंत तक काशीराम को लगने लगा कि BAMCEF बहुजन समाज को लेकर उनके विजन को पूरा नहीं कर सकता। उन्हें यह लगने लगा कि पढ़े लिखे दलितों को इकट्ठा करने भर से कुछ भी नहीं होने वाला। दलितों को पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। अंबेडकर की तरह काशीराम भी पॉलिटिकल पावर को दलितों के मुक्ति की मास्टर की मानते थे और उसके बाद इसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। यहां मायावती ने भी काशीराम को BAMCEF से आगे बढ़ाने का साहस दिया। अगर मायावती नहीं होती तो शायद काशीराम BAMCEF को छोड़ नहीं पाते। दलितों को एकजुट करने के लिए काशीराम ने 1980 में अंबेडकर ऑन व्हील्स नाम से एक अभियान शुरू किया। इसमें अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों के बारे में बताया जाता और दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, प्रताड़ना को भी दिखाया जाता। ये एक कामयाब अभियान था। इसके कामयाबी में मायावती का अहम योगदान माना जाता है। इसी बीच 1980 में मंडल कमीशन के चलते पिछड़ी जातियां मोबिलाइज हो रही थी। इससे काशीराम के आंदोलन को काफी मदद मिलती है। 1981 के आखिर में काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। इसे DS4 के नाम से जाना गया। इसका नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। इसी तरह इनके कार्यकर्ता प्रचार के दौरान तिलक, तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ऐसे कई नारे लगाने लगे जिन पर बाद में कई तरह के विवाद हुए।